और यही उनकी तकदीर थी। लेकिन इधर उधर घूमने वालों में मुझे शलाबा नजर नहीं आई, वो मेरी निगाहों से ओझल रही थी। फिर उस वक्त मैं उस हसीन मकान के सामने वाले बाग में एक खूबसूरत और सायादार दरख्त के नीचे बैठा हुआ था कि दो मुलाजिम दौड़ते हुए मेरे पास आए। आका तुम्हें तलब करते हैं, इनमें से एक ने कहा, और मैं उठ खड़ा हुआ। मुलाजमों के साथ चलता हुआ मैं मकान के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गया और फिर एक बहुत बड़े कमरे के सामने खातिम रुक गए। अंदर चले जाओ, आका तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने कहा, और मैंने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रख दिया। जरनिगार सामान ताइश वसीउ अरीज कमरे की जीनत को अफजू कर रहा था। एक मुरस्सा कुर्सी पर एल्फ्रेड्स बड़ी शान से बैठा हुआ था और उसके इर्द गिर्द दो अफराद मोदबाना अंदाज में खड़े हुए थे। एल्फ्रेड्स ने मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखा और मुझे अपने करीब आने का इशारा किया। गो मैं दिन की रोशनी में तुम्हें देख चुका था और सूरज की छुआएं तुम्हारे बदन से मुनक्किस हो रही थी, लेकिन रात को तुम्हारा हुस्न कुछ और भड़काया था। अजीबो गरीब शख्सियत के मालिक, मैं अभी तक तुम्हारा नाम नहीं जान सका, एल्फ्रेड्स ने नर्म और पुरखलाक लहजे में कहा, और मैं भी मुस्कुरा दिया। रात की हसीना ने मुझे अकियास कहा है और ये नाम मुझे भी कबूल है। मैंने इस नाम को पसंद कर लिया है। चुनांचे यूनान के बड़े तू मुझे अकियास के नाम से पुकार सकता है। चांद की पहली किरण, एल्फ्रेड्स ने कहा और मुस्कुरा दिया। तुम्हें खिताब देने वाली से हम मुत्तफिक हैं, मगर तूने मेरे ज़हन को बुरी तरह उलझा दिया है। क्यों? मैंने सवाल किया। ये बता कि पोलिनास तुझे अपने जहाज में नहीं लाया, और मैंने भी पोलिनास से यही मालूम की। सो जो गुलाम वो अपने साथ मेरे लिए लाता था उसने मुझे पेश कर दिए और तुझसे लाइल्मी का इजहार किया। गोया तेरा कहा दुरुस्त था, लेकिन जो कुछ बंदरगाह पर हुआ इसके लिए अब मुझे गवर्नर के हजूर तेरे साथ पेश होना है। तू मुझे जवाब दे कि मेरे लिए क्या फैसला करता है। जो तू चाहे एल्फ्रेड्स, मैंने जवाब दिया। मैं नहीं जानता कि खुद तेरी अपनी हैसियत क्या है। तू मुझे अजीबो गरीब मालूम हुआ, या गुलामों की हैसियत से तू बेमिसाल था, लेकिन अब मैं तुझे गुलाम नहीं कह सकता जैसा कि तूने कहा। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि गवर्नर के सामने तू अपने आप को मेरा गुलाम कहना पसंद करेगा? एल्फ्रेड्स ने पूछा। इससे तुझे क्या फायदा होगा एल्फ्रेड्स? मैंने एल्फ्रेड्स से सवाल किया। फायदा? मेरी इज्जत, मेरी हैसियत बच जाती है, वरना दूसरी सूरत में मुझे जवाबदेही करने पड़ेगी इन लोगों की जो हलाक हो गए बंदरगाह पर। एल्फ्रेड्स, अगर तेरा यह ख्याल है तो मैं खुद को तेरा गुलाम कहने पर रजामंद हूं, मैंने जवाब दिया। और एल्फ्रेड्स पूरे मुसरत से मुझे देखने लगा। तब तो इन लोगों में से है जो नासपास नहीं होते और अपनी जात को कुचल कर दूसरों को इज्जत दिला देते हैं। जब मैंने एल्फ्रेड्स को अपने ताउन का पूरा यकीन दिलाया तो वो खुश खुश गवर्नर के पास जाने के लिए तैयार हो गया, जिसने अपने आदमियों के जरिए उसे बुलवाया था। एक हसीन बग्गी जिसमें 6-7 घोड़े जुते हुए थे और ये घोड़े सोने के जेवरात से आरास्ता थे, हमें लेकर चल पड़े। एल्फ्रेड्स ने मजबूरी का इजहार करते हुए बताया था कि आकाओं के रथ में गुलामों को बैठने के लिए सही जगह इस्तेमाल करनी पड़ती है जो आकाओं के कदमों के पास होती है। सो मैं महसूस न करूं कि इस वक्त मजबूरन ही ये सिलसिला दरपेश है। प्रोफेसर यूनान के इस नए माहौल से मैं और हालात से निमटने का ख्वाहिशमंद था। चुनांचे मैंने उसी वक्त हर वो बात मंजूर कर ली थी जो एल्फ्रेड्स ने मुझसे चाही और उसी जगह में बैठ गया जहाँ गुलाम बैठते थे। यूं हम सफर करते हुए गवर्नर के खूबसूरत मकान पर पहुंच गए और यहाँ तो हर इमारत ही बेनजीर थी। वो गवर्नर की रहाइश का इतनी खूबसूरत न थी जितनी कि एल्फ्रेड्स की महल नुमा इमारत, लेकिन बहर सूरत ये भी हसीन जगह थी और गवर्नर यहीं पर सरकारी काम किया करता था। चुनांचे चंद साथ के बाद हम उसके सामने पेश हो गए। गवर्नर एक पस्ता कामत और करी शक्ल आदमी था, लेकिन उसकी शानो शौकत काबिल थी। वो बड़ी तमकनत और गरूर से एक मुरस्सा कुर्सी पर बैठा हुआ था। बहुत से अफराद उसके इर्द गिर्द खड़े हुए थे और उसके चेहरे पर रौनक के आसार थे। तब उसने गहरी निगाहों से पहले एल्फ्रेड्स को और उसके पीछे मुझे देखा। मैंने एल्फ्रेड्स के बताए हुए तरीके के मुताबिक ही सीने पर दोनों हाथ रखकर गवर्नर को झुककर सलाम किया, जिसका गवर्नर ने सर की जुम्बिश तक से जवाब नहीं दिया। भला गुलाम के सलाम का भी कहीं जवाब दिया जाता है? बहरसूरत यहाँ का माहौल अच्छी तरह मेरी समझ में आता जा रहा था। एल्फ्रेड्स भी गवर्नर को सलाम करके एक तरफ खड़ा हो गया तो उसकी हैसियत मामूली नहीं, लेकिन बहरसूरत गवर्नर उससे कम हैसियत होने के बावजूद हुकूमत का हरकारा था, इसलिए वो ज्यादा साहिब इज्जत था। तब उसने अपनी गुरगुराती आवाज में एल्फ्रेड्स को मुखातिब किया। जो कुछ मेरे कानों ने सुना और जो कुछ मुझे मालूम हुआ, क्या इसमें सदाकत है एल्फ्रेड्स? हाँ आली नस्ब, ये दुरुस्त है। क्या यह भी दुरुस्त है कि तुम्हारे आदमियों ने बंदरगाह पर मौजूद मुहाफिजों की खूनरेजी की और इनमें से चंद को कत्ल कर दिया?
गवर्नर ने भारी लहजे में सवाल किया। हाँ आली नस्ब, ये भी दुरुस्त है। क्या तुम्हें यह मालूम है एल्फर्ट्स कि बंदरगाह के मुहाफिज हुकूमत का इजाजतनामा रखते हैं और उन्हें वहां के मामलात में दखल अंदाजी का पूरा पूरा हक दिया जाता है? गवर्नर ने फिर सवाल किया। बेशक, लेकिन यूनान के ताजर इस उम्मीद पर मुल्क की तरक्की के लिए मेहनत व मुशक्कत करते हैं कि इनकी इज्जत दूसरों से मुमताज होगी, और अगर बंदरगाह पर काम करने वाले मुहाफिज नामूस के दुश्मन बन जाएं तो यूनान का कानून भी इजाजत देता है कि अपने नामूस की हिफाजत की जाए, खास के लिए किसी किस्म का इकदाम करना पड़े। एल्फर्ट्स ने जवाब दिया। तेरे नामूस को क्या खतरा था एल्फर्ट्स? गवर्नर ने हकारत ज़दा लहजे में सवाल किया। मेरा गुलाम बार बरदारी के लिए नहीं था। हुकूमत को अगर बेकार लोगों की जरूरत होती है तो बेशक हर शख्स का फर्ज है कि हुकूमत के साथ ताउन करे। इस बेगार में एल्फर्ट्स भी बखूबी शामिल होने को तैयार है। लेकिन क्या किसी मामूली दर्जे के मुहाफिज को यह हक पहुंचता है कि वो आका की मौजूदगी में गुलाम को पकड़े और उससे बेगार लेने लगे? क्या ऐसा हुआ है? गवर्नर ने पूछा। हाँ, इस खून खराबे की बुनियादी वजह यही थी, एल्फर्ट्स ने जवाब दिया। इसका कोई गवाह है? गवर्नर ने पूछा। वो सब लोग इस बात के गवाह होंगे जो इस वक्त बंदरगाह पर मौजूद थे, एल्फर्ट्स ने जवाब दिया। मैं इन लोगों को नहीं जानता, ताहम मुहाफिजों के सरदार ने मुझसे जो बात कही वो यूं है कि एक शख्स एक बोसीदा सी किश्ती में सफर करता हुआ साहिल तक आया। एक बार बरदार शराब का पीपा लेकर सीढ़ियों पर चढ़ा कि समंदर में गिर पड़ा और सफर करके आने वाले शख्स की किश्ती डूब गई। वो बार बरदार भी जिंदा न बच सका, लेकिन सफर करने वाला पीपा उठाए हुए ऊपर आ गया और उसने वो पीपा उसकी जगह रख दिया। मुहाफिजों ने यही समझा कि ये शख्स भी बार बरदारों में शामिल है। चुनांचे उसे रुकते देखकर वो इस तक पहुंचे और तुम्हारे आदमियों ने इनके खिलाफ खूनरेज कार्रवाई शुरू कर दी। बेशक ये तमाम गुफ्तगू सच है, लेकिन मेरा सवाल अपनी जगह हक व जानिब है। क्या मेरे गुलाम का बार बरदारी के लिए पकड़ा जाना मुनासिब था? लेकिन सवाल यह पैदा होता है एल्फर्ट्स कि वो शख्स तेरा गुलाम तो नहीं था। गवर्नर ने सवाल किया। नहीं आली नस्ब, बात सिर्फ इतनी सी है, अगर वो मेरा गुलाम ना होता तो जाहिर है कि मैं एक अमन पसंद इंसान हूं और बेअमनी की ऐसी कोई कोशिश न करता। मैंने मुहाफिजों को समझाया लेकिन वो ना समझे, तब मजबूरन मेरे आदमियों ने ये इकदाम किया। गवर्नर ने अपने मखसूस अंदाज में कहा और फिर मेरी जानिब देखकर बोला। तू आगे आया शख्स, क्या तू एल्फर्ट्स का गुलाम है? हाँ, एल्फर्ट्स मेरे आका हैं, मैंने जवाब दिया और दरबार में मक्खियों की सी बिनबिनाहट गूंज उठी। तो एल्फर्ट्स के पास कब से है? गवर्नर ने सवाल किया। अरसा दराज से। तो क्या करता है? मेरा आका मुझ पर मेहरबान है, चुनाचे मुझे बहुत कम काम सौंपे जाते हैं। मैं नर्म और खुश गुफ्ताराना अंदाज में जवाब दिया और गवर्नर ने कुछ फासले पर खड़े लोगों की जानिब देखा और बोला। तुम में से कौन है जो एल्फर्ट्स के खिलाफ शिकायत लेकर आया है? मैं हूं आली नस्ब, मुहाफिजों के सरदार ने आगे बढ़ते हुए कहा। तुमने ये कैसे जान लिया कि ये शख्स बंदरगाह का मजदूर है? इसने शराब का पीपा उठाया हुआ था, जिसकी वजह से मैंने ये समझा कि यह हुकूमत का मुलाजिम है। लेकिन जब एल्फर्ट्स ने तुम्हें बताया कि ये शख्स उसका गुलाम है तो तुमने इस बात को तस्लीम क्यों न किया? मैं उस वक्त मौजूद ना था आली नस्ब। लेकिन तुमने अपने बयान में यही कहा था कि तुम उस वक्त वहां मौजूद थे। हाँ आली नस्ब, लेकिन मैं बंदरगाह पर खड़े हुए जहाज से सामान उतरवाने में मदद दे रहा था। मुझे तो इस वाक़े का उस वक्त इल्म हुआ जब चंद अफराद कत्ल हो चुके थे और मैंने अपनी जिम्मेदारी समझ कर ये इतला आली नस्ब तक पहुंचा दी। इसका मतलब है जिन लोगों ने जंग की और एल्फर्ट्स के गुलाम को पकड़ना चाहा तो ज्यादती तो उनकी हुई, क्योंकि उन्होंने एल्फर्ट्स का कहा न माना और ताजर बहर तौर मुमताज होते हैं आम लोगों से और इनका बड़ा हक होता है मुल्क को हुकूमत की तरक्की में। चुनाचे ने मान लेना चाहिए था एल्फर्ट्स की बात को और ये शख्स तो एल्फर्ट्स का गुलाम है, जैसा कि इसने खुद इकरार किया। तो मामला कुछ यूं है, जो खुद को किसी की गुलामी में देने को तैयार हो जाए और वो भी गवर्नर के सामने, गोया अगर कभी वो इनकार करे अपनी हैसियत से तो कानून के मुहाफिज उसकी गर्दन फौरन उतार देंगे। चुनाचे तुम्हारी शिकायत बेसूद और बेकार है। एल्फर्ट्स को हक है अपने गुलाम की मदद करे और अगर कोई दूसरा इस पर कब्जा जमाने की कोशिश करे तो इसे बेहतर तौर पर निमट ले। चुनाचे मैं तुम्हारी इस दरख्वास्त को खारिज करता हूँ। एल्फर्ट्स ने जो कुछ किया इसे इसका हक था। गवर्नर ने फैसला सादर किया और एल्फर्ट्स बेपनाह मसरूर हो गया। उसने गर्दन झुका कर कहा, आली नस्ब के फैसले हमारे लिए खुशी का बायस होते हैं और हमने कभी ये महसूस नहीं किया कि आपने अपने मनसब की पूरी तकमील ना की हो। तो जब बड़ों का इज्तिमा होगा और मुझसे पूछा जाए गवर्नर के बारे में तो इस वाक़े को मैं ज़हन नशीन रखूंगा। एल्फर्ट्स ने मसरूर लहजे में कहा, हम तुझसे हमेशा ताउन के लिए तैयार हैं एल्फर्ट्स। गवर्नर ने जवाब दिया। एल्फर्ट्स ने फिर गर्दन झुका दी। अब अगर तू जाना चाहे तो तुझे इजाज़त। गवर्नर फिर बोला,
और अल्फ्रेड्स एक बार फिर झुक कर मेरे साथ गवर्नर के दरबार से निकल आया। वो मुहाफिज भी बाहर चला आया था जिसने अल्फ्रेड्स के खिलाफ गवर्नर से शिकायत की थी। तब अल्फ्रेड्स ने मुझे रथ में सवार कराया और वापस चल पड़ा, लेकिन वो बेहद मसरूर था और मुस्कुरा कर मुझे देखता जा रहा था। तूने मेरी जो इज्जत अफजाई की है क्यास, मैं तुझे इसका सिला दूंगा। बेशक तू इस काबिल है कि तुझे अपने दोस्तों में शामिल किया जाए, लेकिन मेरे दोस्त मेरी बदबख्ती है कि दूसरों के सामने मैं तुझे गुलाम रखने पर मजबूर हूँ। अलबत्ता मेरे मकान में तेरी जो हैसियत होगी, इससे तो खुद अंदाजा लगा लेगा कि मेरे दिल में तेरी क्या कदर मंजिलत है। तेरी इज्जत मेरे दिल में है क्यास, अल्फ्रेड्स ने नर्म लहजे में कहा। मैं तुझसे मुकम्मल तौर पर मुतमईन हूँ अल्फ्रेड्स, मैंने जवाब दिया, और फिर हम महल में पहुंच गए। अल्फ्रेड्स ने मुझे कायम करने के लिए एक बेहतरीन जगह मुहैया कर दी थी और दूसरे लोगों को हदायत कर दी थी कि इस सोने के गुलाम को इसी मानित रखा जाए जैसे खजाने में किसी नायाब हीरे का इजाफा होता है और इसकी हिफाजत की जाती है। इसकी खुशी और आराम का मुकम्मल बंदोबस्त किया जाए। चुनाचे प्रोफेसर मुझे अल्फ्रेड्स के महल के एक खुशनुमा गोशे में पनाह मिल गई और ये गोशा पूरे महल के हुस्न की नुमाइंदगी करता था। सबसे बड़ी बात अल्फ्रेड्स की कुछ ज़ौक़ी थी। शाम तक मुझे मुख्तलिफ लोगों से अल्फ्रेड्स के महल की बेशुमार बातें मालूम हुई। मुझे पता चल गया कि महल के दूर उफ्तादा गोशे में उसके अपने अहले खानदान रहते हैं, लेकिन इन्हें इजाज़त नहीं है कि अल्फ्रेड्स की रहाइश गाह के इस हिस्से में आए या बैरूनी लोग आते रहते हैं, और इस हदायत पर इन्हें सख्ती से अमल पैरा होने का हुक्म दिया गया था। चुनांचे इस तरफ के बहुत से अफराद ने अभी तक ये भी नहीं देखा था कि इस तरफ का माहौल कैसा है और यहाँ कैसे कैसे लोग आते जाते रहते हैं। बहरहाल प्रोफेसर, यूनान की सरजमीन पर मेरे लिए एक मखसूस मकाम पैदा हो गया था और अब मैं इसी मकाम को ज़हन में रखकर अपने आइंदा इक़दामात कर सकता था। फिर रात होगी और अल्फ्रेड्स का खुसूसी बुलावा मेरे लिए आया। इसने मुझे अपनी रहाइश गाह में तलब किया था। अल्फ्रेड्स की ऐश गाह के वही रंग थे। यहाँ शराबा भी मौजूद थी जो मुझे देखकर बड़े दिल आवेज अंदाज में मुस्कुराई। मेरे होंठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई थी। आका अल्फ्रेड्स के नज़दीक मेरी जगह ज़रा मुख्तलिफ थी, यानी उसने मुझे उन लोगों में शुमार कर लिया था जो उसके दोस्तों में थे। आज चंद रकासाएं अपने रक्स का मुजाहरा करने के लिए अल्फ्रेड्स की खिदमत में हाजिर हुई थीं और अल्फ्रेड्स ने इन्हें इस जगह आने का हुक्म दिया था। चुनाचे बरबत नुमा साज लिए चंद लड़कियां मुंतजिर बैठी थीं कि कब अल्फ्रेड्स इशारा करे। मैं अल्फ्रेड्स के नज़दीक जा बैठा तो अल्फ्रेड्स ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरे एजाज में आज मैंने रक्स का एहतमाम किया है इख्यास। मैं अल्फ्रेड्स की अनायतों का शुक्रगुजार हूँ, मैंने जवाब दिया। नहीं मेरे दोस्त, इसमें अनायत की कोई बात नहीं है। तूने भी तो मेरे साथ दोस्ताना बर्ताव किया है। हाँ, जरा ये तो बता कि तू कौन है और कहाँ से आया है? क्या तेरा ताल्लुक किसी सरजमीन से है या तू कहीं दूर का रहने वाला है? मेरा मकसद है कि कहीं तेरा शुमार शान काफिलों में तो नहीं है जो दूर दराज के मकामात से आकर आबाद हो गए हैं, क्योंकि तेरी शख्सियत में एक अनोखापन है जिस पर मुझे हैरत है। मेरे कुछ साथियों का ख्याल है कि दरहकीकत तेरा ताल्लुक कोहे ओलंपिस के देवताओं की सरजमीन से है और शायद तू उन्हीं में से कोई है और हमारे यहाँ आ गया है। अगर यह सच है तो कम अज कम अपना सही नाम बता, हम तेरी इज्जत और तकरीम कर सके। अनोखी बात है अल्फ्रेड्स, मैंने खुद को यहाँ तेरे गुलामों की हैसियत से मशहूर कर दिया है और तू देवताओं की हैसियत से मेरा एहतराम शुरू कर देगा, तो क्या तेरी बात गलत ना हो जाएगी? गुजरी हुई बात गुजर चुकी है दोस्त। मसला सिर्फ गवर्नर के सामने जाने का था और चूंकि मुहाफिजों का सरदार इस सिलसिले में नाकाम हो गया है, इसलिए अब वो कभी कोशिश नहीं करेगा कि वो दोबारा गवर्नर के सामने जाकर ये बताए कि दर हकीकत के वो जिसने अपने आप को गुलाम कहा था देवता है। चुनाचे इस बात को अब ज़हन से निकाल फेंक। अब तो तेरी हैसियत मेरी एक दोस्त की सी है और मैं इसी अंदाज में तुझसे ये सवाल कर रहा हूँ। नहीं अल्फ्रेड्स, मेरा ताल्लुक कोहे ओलंपिस से नहीं है और ना ही मैं देवताओं की हैसियत रखता हूँ। मैं तो एक आम आदमी हूँ और आम आदमियों की ही तरह तेरे साथ रहना चाहता हूँ, मैंने जवाब दिया। अल्फ्रेड्स मुस्कुराने लगा, फिर बोला, बहरसूरत तेरी आमद से मैं बेहद खुश हूँ, लेकिन तेरे अंदर जो अजीब व गरीब खसूसियात पाई जाती हैं वो मेरे लिए हमेशा ताज्जुब खेज रहेंगी। तो अब मैं रक्स का एहतमाम करता हूँ। अल्फ्रेड्स ने हाथ उठाया और बरबत के तार छिड़ गए। यूं शब रोज गुजरते रहे, यहाँ तक कि एक दिन एक बहुत ही कम सिन हसीना मेरी खलवत में आई। बिलाशुबा ये हसीना आज तक आने वाली सारी खादमाओं से ज्यादा हसीन और नाजुक अंदाम थी। इसके अंदाज से भी पता नहीं चलता था कि वो खादमा है। मेरी शख्सियत से वो सैर ज़दा सी थी। सहमी सहमी डरी डरी वो मेरे पास आई, मुझे देखती रही और फिर उसने निगाहें चुका ली। कौन हो तुम? प्रोफेसर, मेरे साथ तो अजीब हादसात होते रहे थे। मैं खुशगवार माहौल की तलाश में इंसानों की सरजमीन की जानिब आ जाता था
लेकिन इंसानों की जो मुख्तलिफ अशकाल मेरे सामने आई, इनमें कोई कोई किरदार ऐसा आ जाता था जो मुझे खुद में उलझा लेता, और फिर मैं इस किरदार की उलझन में उलझ कर खुद भी अपने लिए बेशुमार उलझने खरीद लेता था। लेकिन इस बार मुझे यूं लगता था जैसे मेरी कहानी मेरे पसंदीदा अंदाज में आगे बढ़ेगी, यानी मेरा ताल्लुक एक ऐसे शख्स से हो गया था जो अपने तौर पर किसी उलझन का शिकार नहीं था, बल्कि एक मुतमईन और खुशहाल शख्स था। मेरा नाम गुलशार है, उसने जवाब दिया। खादमा हो, सिर्फ तुम्हारी? वो बोली। उसकी शख्सियत में बड़ी मासूमियत थी। सिर्फ मेरी? हाँ, मगर मैंने तुम्हें कभी एल्फर्ड्स के ऐश कदे में नहीं देखा। मुझे वहां जाने की इजाजत नहीं है। ओह क्यों? मैं नहीं जानती। वो मेरे सवालात से किसी कदर घबरा गई थी। मैंने उसे गहरी निगाहों से देखा। उसकी आंखों से मोहब्बत की शराब उबल रही थी। फिर वो आहिस्ता से मेरे पास बैठ गई। तुम चांद की पहली किरण हो, तुम्हारे लोग यही कहते हैं। कहां से आए हो? क्या चांद से? नहीं, तुम्हारी जमीन का रहने वाला हूं। झूठ बोलते हो। क्यों? बस ये राज कोई नहीं जानता, सिर्फ मैं जानती हूँ। कौन सा राज? यही कि चांद पर भी इंसान रहते हैं और तुम वहीं से भटक कर आ गए हो, शायद किसी टूटे हुए सितारे के साथ। मैंने अक्सर ख्वाबों में देखा है। ओह, तुम ख्वाब देखती हो? अक्सर देखती हूँ, और मैंने कई बार तुम्हें ख्वाब में देखा था। बहरहाल मैं चांद का नहीं, जमीन का इंसान हूँ। झूठ बोल रहे हो, मैं जानती हूँ, वो हंस कर बोली। और सारी रात मासूम मासूम सी बातें करती रही। अनोखे किस्से सुनाए थे उसने मुझे, जो बच्चों की कहानियों के माने थे। मैं उससे बहुत मुतासिर हुआ था। फिर दिन की रोशनी में उसने मेरे पास से जाने से इनकार कर दिया। मैं अब तुम्हारे साथ ही रहा करूंगी। तुम परेशान तो नहीं हो जाओगे अक्यास? नहीं गुलशार, तुम इतनी हसीन और इतनी मासूम हो कि तुम्हारी बातें चांद की ठंडक महसूस होती हैं। मैंने जवाब दिया और वो खुश हो गई। उसने नाश्ता भी मेरे साथ किया और किसी ने इस दौरान मुदाखलत नहीं की थी। दोपहर को वो थोड़ी देर के लिए चली गई, लेकिन फिर वापस आ गई और इस वक्त भी वो मेरे साथ ही रही। उसने बताया कि वो मुझसे इश्क करने लगी है। इस शाम वो ये कह कर गई कि रात को जरा देर से आएगी, लेकिन उसी रात मुझे एल्फर्ड्स ने तलब कर लिया। वो वापस आ गया था और इस वक्त अपने ऐश कदे ही में था। उसने मुस्कुराते हुए मेरा इस्तकबाल किया। बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रही कि मैं एक ताजिर हूँ। लोगों का ख्याल है कि मैं सियासी बसीरत भी रखता हूँ, इसलिए ज़रूरी अमूर में वो मेरी शमूलियत के ख्वाहां होते हैं। उसने बताया। तेरी फरासत से अंदाज़ा होता है एल्फर्ड्स, मैंने कहा। शुक्रिया। तूने कैसा वक्त गुजारा क्यास? एल्फर्ड्स की अनायात के साए में मुझे हर तरह की मराहत हासिल है, मैंने जवाब दिया। यूं भी मैं हदायत देकर गया था कि तुझे कोई तकलीफ ना होने पाए। ना जाने क्यों मैं दिल में तेरे लिए बड़ी जगह पाता हूँ। मैं खलूसे दिल से तेरा शुक्र गुजार हूँ एल्फर्ड्स, मैंने कहा। लेकिन अफसोस अभी तक मैं तेरी अनायात का शिकार हूँ। मैंने खुद तेरी ज़ात के लिए कुछ नहीं किया। ओह, तो मेरी ज़ात के लिए बहुत कुछ कर सकता है। वक्त आने पर मैं खुद तेरे सुपुर्द कोई खिदमत कर दूंगा, एल्फर्ड्स ने जवाब दिया। मैंने गर्दन हिला दी और फिर मैं उठ गया। लेकिन अभी मैं थोड़ी ही दूर गया था कि मुझे कुछ हंगामे की सी आवाज़ें सुनाई दी। खादमाओं का एक गौल किसी को अपने नरगे में लिए हुए था और कोई चीख रहा था। चीखने वाली आवाज़ भी निस्वानी थी। एल्फर्ड्स चौंक कर खड़ा हो गया। उससे कबल उसके ऐश कदे के इतराफ में हंगामे नहीं हुए थे। उसे दोनों हाथ उठाए और हंगामा वहीं रुक गया। क्या बात है? तुम्हारे दरमियान कौन है? उसने पूछा और खादमाओं का गोल काहे की तरह फट गया। इनके दरमियान नोखेज गुलशार मौजूद थी। मैं उसे देखकर हैरान रह गया और मुझसे ज्यादा खराब हालत एल्फर्ड्स की हुई थी। कौन गुलशार? उसने गुर्राती हुई आवाज में कहा। मैं हूं, लड़की जुर्रत से बोली। लेकिन तुझे इस तरफ आने की जुर्रत किस तरह हुई? मैं अक्यास की तलाश में आई थी। अक्यास? तू इसे किस तरह जानती है? एल्फर्ड्स खूनखार लहजे बोला। वो मेरा महबूब है, गुलशार ने कहा। और एल्फर्ड्स पर जैसे बिजली गिर पड़ी। वो मुंह खोले खड़ा रह गया। मैंने इस मामले में मुदाखलत नहीं की थी। वो तेरा महबूब किस तरह हो गया? तुम नहीं जानते, जान भी नहीं सकते। मुझसे बहुत पहले से जानती हूँ, गुलशार बोली। कैसे जानती थी? चांद जब देर से निकलता है तो उसमें कुछ माने पनाह होते हैं। इब्तिदाई रातों में लोग जाग रहे होते हैं, लेकिन जब आखिरी रात में चांद सर उभारता है तो उसमें रहने वाले चुपके चुपके जमीन की सैर के लिए चले आते हैं। फिर जब तक लोग सोते रहते हैं, वो चांद की किरणों के जरिए जमीन की सैर करते रहते हैं। किरणों की रस्सी लेकर कभी वो नीचे आते हैं, कभी ऊपर चले जाते हैं। ये खेल उस वक्त तक जारी रहता है जब तक दुनिया सोती रहती है। फिर जब जमीन का पहला आदमी जागता है तो वो सब ऊपर चले जाते हैं। लेकिन अक्यास ऊपर नहीं जा सका। वो इस वक्त जमीन पर है जब तक चांद आधी रात को नहीं निकलता। मैंने चोरी चोरी इसे चांद से उतरते देखा था, और जब वो हमारे महल में आया तो मैं इसके पास आके, ले जाओ इसे महल में ले जाओ, जबरदस्ती ले जाओ, चलो। एल्फर्ड्स का सारा नशा हिरन हो गया। वो मेरी तरफ मुतवज्जा भी नहीं हुआ और लड़की को अपनी निगरानी में लेकर महल की तरफ चला गया। मैं मुताज्जुब था। एल्फर्ड्स को मैंने इतना जज्बाती कभी नहीं देखा था।
शराब के होश के गिर्द की लड़कियां भी मुतहय्यर खड़ी थीं। मैंने इनमें से एक को इशारा किया और वो मेरे करीब आ गई। ये क्या हंगामा था? मैं नहीं जानती। गुलजार कौन है? एल्फेट्स की बेटी, लड़की ने जवाब दिया और मैं दंग रह गया। अब सारा हंगामा खुद ब खुद मेरी समझ में आ गया था, लेकिन यह बात मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थी कि गुलजार एल्फेट्स की बेटी है। मैं देर तक हैरान रहा था। कमसिन लड़की ने मुझे अपने आप को खादमा ही बताया था। अगर मुझे ये बात पता चल जाती कि वो एल्फेट्स की बेटी है तो शायद मैं उसकी आदात को मद्देनजर रखते हुए इस लड़की की तरफ राग़िब ना होता, लेकिन मैं तो बेकसूर था। उस रात एल्फेट्स दोबारा अपने ऐशकदे में वापस नहीं आया था, ना ही मैंने किसी लड़की को अपना कुर्ब बख्शा। हाँ, रात मैंने अपनी आरामगाह ही में गुजारी थी और सोचता रहा था कि एल्फेट्स पर इस वाक़े का क्या असर होगा। दूसरी सुबह नाश्ते की मेज़ पर एल्फेट्स ने मुझे तलब कर लिया और मैं उसके पास पहुंच गया। एल्फेट्स ज़रूरत से ज्यादा संजीदा नजर आ रहा था। नाश्ते पर उसके और मेरे अलावा कोई नहीं था। बैठ जाओ, उसने गंभीर लहजे में कहा और मैं बैठ गया। क्या तुम्हें इस बात का इल्म था कि गुलजार मेरी बेटी है? नहीं, मैंने जवाब दिया। वो कब तुम्हारे पास आई थी? दूसरी रात जब तुम चले गए थे। खुद आई थी या उसके साथ कोई और भी था? नहीं, वो खुद आई थी। उसने तुमसे क्या कहा? कुछ नहीं, उसने यही बताया कि वो भी खादमा है। खुद उसने मुझसे भी कहा है कि कियास, अगर वो ये बात ना कहती तो जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करता। मैंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और सवालिया निगाहों से एल्फेट्स को देखने लगा। मैं तुम्हारी दोनों टांगों में रस्सियां बांधता और इन रस्सियों को दो मजबूत और ताकतवर घोड़ों के बदन से बांधता और इन दोनों घोड़ों को मुख्तलिफ समतों में हाँक देता, यूं कि तुम्हारा बदन दरमियान से दो हिस्सों में तकसीम हो जाता। गुलजार मेरी बेटी है और तुमने दोस्त होकर मेरी इज्जत पर डाका डाला है। मैं बता चुका हूं एल्फेट्स कि इस लड़की ने खुद को खादमा बताया था कि अगर वो ऐसा ना करती तो मैं उसके साथ कोई गलत सलूक न करता, लेकिन मैं लाइल्म था। वो लड़की तुम्हारे लिए पागल हो रही है। मुझे बताओ मैं क्या करूं? एल्फेट्स ने गंभीर लहजे में कहा।